हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग फिर देखेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम है हम लोगों का मौर्य साम्राज्य। जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चूंकि आपका घटना चक्र है तो जितने भी डीपली क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज करेंगे। और आज के बाद आपका मौर्य साम्राज्य का एक भी जो है कोई भी आपका नहीं बच जाएगा जो क्वेश्चन आपसे ना हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत में महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य में से था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी और उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एक वर्त किया था। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य की ये सारी विशेषता हम लोगों ने देखी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अभी देखा था आपने फर्स्ट क्वेश्चन में, तो पहले साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? तो यहाँ पे हो जाएगा मौर्य। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये जो है आपका समय जो इसका था वो था 321 से लेके 184 ईसा पूर्व तक। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसके बाद कुषाण, फिर गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश के प्राचीन भारत का जो है आपका शासन किए थे भारत पे। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो यहाँ पे किसके ग्रंथ में? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है उनकी रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा राक्षस में वृषल और कुलहीन के नाम से किन्हें जानते हैं? तो ये हम लोग चंद्रगुप्त को जानते हैं। और चंद्रगुप्त को किसका पुत्र बताया गया है? तो ये नंदराज के पुत्र बताया गया है। चलिए, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है? तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को, ये यूनानी लेखक थे जस्टिन, उनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा गया है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो यहाँ पे हो जाएगा विलियम जोन्स। ओके फ्रेंड्स, तो पहला देखा था आपने कि यूनानी लेखक जस्टिन था जिसने सैंड्रोकोटस कहा था, और यहाँ पे विलियम जोन्स जो थे इन्होंने, ये पहले विद्वान थे जिन्होंने इन्हें सैंड्रोकोटस कहा था। देखिए, दोनों ने सैंड्रोकोटस ही बोला था, लेकिन क्या अंतर है? तो वो यूनानी लेखक जस्टिन्स था, जस्टिन के द्वारा सैंड्रोकोटस बोला गया था, और विलियम जोन्स जो थे वो पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की उपाधि दी थी किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिन। ओके फ्रेंड्स, इसलिए आप जो है एक्सप्लेन जो हम करते हैं उसे ध्यान से सुना कीजिए ताकि आप आंसर आसानी से कर सकें। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो ये किनके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। तो जिन्हें हम लोग विष्णुगुप्त या चाणक्य दो नाम से भी ये विख्यात हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत पर एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए थे। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। तो ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। तो चाणक्य के पिता क्या हो जाएंगे? ऋषि चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक के उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पद खंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विज वर्ष यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की है बात कही गई है। तो चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग जो है
इसका प्रश्न जो है विष्णुगुप्त बोला है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे विष्णुगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा, उनके बचपन का नाम। चलिए, चाणक्य का अन्य नाम था, तो चाणक्य का नाम हो जाएगा विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की जो पुस्तक है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आर्थिक संबंध है, तो जो कौटिल्य यानी चाणक्य जिसे हम लोग बोलते हैं, मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी। इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मित्र। ओके फ्रेंड्स, तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था? तो ये मित्र होते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ पे जो है प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसकी तुलना जो है ये आपकी मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बिंदुसार के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, तो ये किसका बना हुआ है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लकड़ी का बना हुआ है, जो कि आपका कुम्हरार में है। और ये मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं, और इन्हीं प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुंदील बाग से नगर में परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो अभी देखा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। बुंदील बाग प्राचीन स्थान था, तो ये आपका कहाँ का था? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो यहाँ हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों की जानकारी प्राप्त होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये जीता गया था। आपका जो है प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था। रुद्रदमन में अभिलेखों से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था, उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदमन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। नेक्स्ट है, सेलुकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। दिया गया मानचित्र है, तो मानचित्र से संबंधित आपके पास क्वेश्चंस होंगे, तो देख लीजिए पहले मानचित्र को। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है सही होगा। तो यहाँ सी जो है बिल्कुल सही है, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये जो मानचित्र है वो संबंधित है किससे, ये पूछ रहा था, तो ये आपका संबंधित हो गया अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय तक।
चलिए नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो ये श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था, जबकि आपका अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग जो था ये आपके अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अशोक निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिला लेख में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था तो किसने? तो ये अशोक के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देव नाम प्रिय की उपाधि से। अशोक जो है 272 ईसा पूर्व में लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ था। ओके फ्रेंड्स, उसके अभिलेखों में सर्वथा उसे देव नाम प्रिया, देवाना प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 यानी दीपवंश और महावंश। तो यहाँ अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। तो किस स्रोत से? तो दीपवंश और महावंश से। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तो कौन कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 2 और 4 अशोक और कौन हो जाएंगे? दशरथ। ओके फ्रेंड्स, तो मौर्य शासकों अशोक और उसके पौत्र यानी उसका पोता जो था दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देव नाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। रजुक थे तो रजुक कौन था? तो यहाँ मौर्य शासन में अधिकारी जो होते थे उन्हें रजुक कहा जाता था। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रजुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रजुकों की नियुक्ति की है। रजुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिससे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सार्थवाह किसे कहते थे? तो यहाँ पे हो जाएगा व्यापारियों के काफिले को। तो मौर्य काल में जो व्यापारियों का काफिला होता था उसे सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो यहाँ पे हो जाएगा अग्रहारिक। ओके फ्रेंड्स, तो ये अग्रहारिक जो था ये मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। देख रहे हैं युक्त, ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूला करते थे। फिर आपको दिख रहा होगा राजुक, तो ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। और थर्ड है हमारा प्रादेशिक, तो ये मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सांची का स्तूप जो है उसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? तो यहाँ पे हो जाएगा अशोक के द्वारा ये बनवाया गया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो फिर आपका हो जाएगा राइट आंसर अशोक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है और एक तरफ स्थान दिया हुआ है हमारा और एक तरफ क्या दिया है? स्मारक। ओके, चलिए तो मिलाते हैं इसको।
तो यहाँ पे एक तरफ है कौशंबी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा घोषित राम मठ। नेक्स्ट है कुशीनगर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राणा भर स्तूप। नेक्स्ट है सारनाथ, तो ये हो जाएगा आपका धमेक स्तूप। और श्रावस्ती सहेत महेत, ये आपका ये स्थान है और ये स्मारक। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीर्थ यात्रा के समय अशोक निम्नलिखित स्थानों पे गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? तो यहाँ पे इसे आपको मिलाना है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ गए ये बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले वो आपके गए थे लुम्बिनी। ओके फ्रेंड्स, फिर आपका 2 नंबर, 1 नंबर पे आता है लुम्बिनी, फिर आता है आपका कपिल वस्तु, फिर आपका गया, फिर आपका आ जाता है सारनाथ, फिर आपका आता है कुशीनगर और फिर आता है श्रावस्ती। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपका लुम्बिनी और अंत में आता है आपका श्रावस्ती। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्राकृत। तो उनका जो भी इंस्क्रिप्शन था वो किस भाषा में रहता था? तो ये प्राकृत भाषा में रहता था। तो यहाँ पे इसके अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया गया था, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ओके फ्रेंड्स, तो शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए, और वो 8 स्थान कौन का है? तो फर्स्ट है आपका शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौनगढ़, एरागुड्डी तथा सोपारा। ओके फ्रेंड्स, और अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख सहवाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी है, तो ये भी याद रखिएगा। तत् निम्नलिखित में कौन अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सहवाजगढ़ी। अभी आप लोगों ने देखा था 2 जो है आपका, तो ये दोनों को किस लिपि में लिखा गया? खरोष्टी में, बाकी सबको लिखा गया था आपका ब्राह्मणी लिपि में। तो एक सहवाजगढ़ी और एक मानसेहरा जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया। ओके फ्रेंड्स, पत्थर का प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो यहाँ पे हो जाएगा प्राकृत। नेक्स्ट है ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा पत्थर की पट्टियों पे। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसे पढ़ा गया था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो यहाँ पे हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विकूटन यानी डिसफायर किसने किया? तो यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप ही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला, वो आपका स्थान है अनुराधापुर। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ये अनुराधापुर जो है आपका प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता श्रीलंका स्थित है आपका अनुराधापुर, तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर खरोष्टी लिपि जो है वो लिखी जाती थी, और इसे पढ़ने का श्रेय मैनसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लॉसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, और इसे उत्तर पश्चिम भारत की लिपि भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी। अशोक का शिलालेख समानतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रियदर्शी, उन्हें शिलालेखों में कहा गया है। नेक्स्ट है अपने शिलालेखों में अशोक समानतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पे आपका अभी देखा अपने प्रियदर्शी के नाम से। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिया के रूप में किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अशोक। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक व्यक्त अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये स्थापत्य संरचना के भाग्य हैं, ये आपका गलत है, जबकि बाकी जो है आपका सही है। जैसे इस पे बढ़िया आपका क्या था, तो पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सेप्ट शुंडाकार है, तो ये सब आपका सही है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका मास्की अभिलेख जो है, तो ये आपका अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उन्हीं अभिलेखों से ज्ञात होता है,
उसे अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मौस्की, गुजरा, नेतूर एवं उडे गोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 60 क्वेश्चन है और हम लोग सेकंड पार्ट भी इसका देखेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, चूँकि मौर्य साम्राज्य से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे इसका सेकंड टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।